नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। उस बीमारी का नाम है अस्थमा। अस्थमा ये क्या है, क्यों होता है, क्या क्या उसका लक्षण है, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसी क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले जिससे हमें अस्थमा जैसी बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है। हमारा एयर पैसेज का एक ये बीमारी होता है अस्थमा। हम जो सांस लेते हैं नाक के थ्रू वो जाता है विंड पाइप, हमारा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकोस। देन ब्रोंकोस दो साइड में राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। देन हमारा अल्वियोली में फॉर्मेशन होता है। अल्वियोली हमारा लास्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो हमारा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो विंड पाइप है, इसके अंदर जो अंडरलाइंग टिश्यू है, इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और बहुत सारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है और हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, तो हम उस कंडीशन को अस्थमा कहते हैं। अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है। ये सडनली स्टार्ट नहीं होता है। ये अगर उसका बहुत सारा कारण है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ कारण मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। हमारा जो अगर आपके जेनेटिक आपके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को या फिर नाना नानी को, दादा दादी को या फिर आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को अगर अस्थमा था और है या फिर उनको एलर्जिक राइनाइटिस है तो आपको वो अस्थमा हो सकता है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे डस्ट है, बहुत ज़्यादा पोलेंस है, आप धुएं में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसके वजह से आपका जो अंडरलाइंग लेयर है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो इरिटेट होता रहता है और उसमें स्वेलिंग, सूजन, वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो हमारा अस्थमा को लीड होता है। अगर हम कंटिन्यूस एक्सपोज होते हैं, अगर हम उस कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से भी अगर हमें बहुत जल्दी कोल्ड कफ पकड़ता है तो हमारा जो ट्यूब्स है, अंडरलाइंग लेयर है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है और जो पाइप है वो नैरो हो जाता है, जिसके वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और ये अस्थमा को लीड होता है। अगर हमें एलर्जिक राइनाइटिस है, हमें ब्रोंकाइटिस है या फिर हमारा निमोनिया है, तो ये भी अगर हम उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं तो ये अस्थमा को लीड होता है। अगर हमें हमारा जो कुछ स्किन डिजीज था और हम उस स्किन डिजीज को हायर एंटीबायोटिक देके, स्टीरॉइड्स देके उसको सप्रेस कर लिया तो फ्यूचर में चलते वो अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। यही सभी कुछ कारण है दोस्तों। अगर हम हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, हम पोर हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा डस्ट, पोलन, डर्ट को एक्सपोज होते हैं, हम प्रॉपर हमारा क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी कोल्ड कफ पकड़ेगा और ये अगर क्रॉनिक होता है तो ये अस्थमा को लीड होता है। अस्थमा दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चों में दिखाई देता है, नहीं तो बुजुर्ग में दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो रहता है और उनको जो कोई भी कोल्ड कफ हो वो इतना जल्दी वो जाता नहीं है।
जिसके वजह से कंटिन्यूअसली अगर हमारा खांसी रहता है, हमारा बलगम निकलता है, अगर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इरिटेट होता रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के वजह से वो ट्रैक नैरो हो जाता है, जिसके वजह से हमें आस्थमाटिक अटैक आता है, हमें आस्थमा को लीड होता है। दोस्तों, आस्थमा में क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देगा? लक्षण में, क्योंकि आस्थमा में जो ट्यूब है वो तो नैरो हो गया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बलगम का सिक्रेशन रहता है, तो इसके वजह से हमें खांसी बहुत ज़्यादा रहेगा, कंटिन्यूअसली हमारा खांसी रहेगा। ये ट्यूब नैरो होने के वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहेगा, हमें ब्रीथलेसनेस फील होगा, हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, हमारा छाती में बहुत ज़्यादा बलगम भरने के वजह से हमें हेवीनेस फील होगा, हमें घड़-घड़ साउंड सुनाई देगा, हमें सीटी जैसी आवाज़ हमारी छाती से हमें सुनाई देगी, व्हीजिंग रहेगा हमारा, और हमें हमेशा टायर्ड फील रहेगा। थोड़ा सा चलने के बाद हमें ब्रीथलेसनेस फील होगा, हम सीढ़ियों पे चलना नहीं चल पाएंगे, हम हमें थोड़े से बात करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बिग वॉइस में अगर बात करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हंसते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा छाती में तकलीफ होगा, हमें ब्रीथलेसनेस फील होगा। यही सभी सिम्टम्स रहता है। इसके साथ हमें बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, ये आस्थमाटिक सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा एक्यूट फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ये तो रहता है, हमेशा खांसी रहता है, हमारा बलगम निकलता है, हमारा ब्रीथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सीटी जैसी आवाज़, ये तो हमेशा रहता है। इसके साथ कभी कभार अगर कोई हम सडनली धुएं में एक्सपोज हो जाते हैं, सडनली अलर्जन कुछ हमें एक्सपोज हम उसमें हो जाते हैं, तो हमारा जो आस्थमाटिक सिम्टम है वो एक्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। और हमें कंटिन्यूअसली ये खांसी बलगम निकलने के वजह से हमारा बॉडी हमें बहुत ज़्यादा वीक फील होगा, हेडेक रहेगा, हेवीनेस रहेगा हेड में, और कभी कभार हमें फीवरिश रह सकता है। यही सभी है उसका सिम्टम्स। हम ऐसी क्या प्रिवेंटिव मेजर ले जिससे हमें ये आस्थमा जैसी भयंकर बीमारी से मुक्ति मिल सकती है? प्रिवेंटिव में दोस्तों, आस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है। इसके लिए जब हमें अर्ली स्टेज में कोल्ड कफ पकड़ता है, या हमारा एलर्जिक राइनाइटिस होता है, या साइनोसाइटिस डेवलप होता है, या फिर हमारा ब्रोंकाइटिस डेवलप होता है, तो हम उसी टाइम पे ही हम उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जब हमें कोल्ड कफ आता है तो इमीडिएटली हम कुछ मेडिसिन लेके, ब्रोंकाइटिस के लिए मेडिसिन लेके, या फिर निमोनिया होता है उसके लिए मेडिसिन लेके हम अर्ली स्टेज में अगर ये बीमारी को रोक देते हैं तो ये क्रॉनिक नहीं होता है और ये आस्थमा को लीड नहीं होता है। ये हो गया हमारा पहला प्रिवेंशन। इसके हमारा जो ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर मेरा स्पेसिफिक वीडियो है दोस्तों, मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे, हम फ्रीज आइटम का उपयोग नहीं करेंगे, हम ठंडा पानी नहीं पिएंगे। हम अगर ऐसे मेंटेन करते हैं तो हमें कोल्ड कफ जल्दी नहीं पकड़ता है। अगर हमें आस्थमा है, हमें कोल्ड है या ब्रोंकाइटिस है, तो हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहेंगे। मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज़, ये सभी आइटम से हम दूर रहेंगे। हम बासी आइटम से दूर रहेंगे। हम जो भी खाना खाएंगे गरम गरम खाना खाएंगे और हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। हम जो खाना खाएंगे, जो हम कपड़ा पहनेंगे, हम अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हमें एलर्जी से मुक्ति मिलती है। हम जिस एलर्जन के लिए हम प्रोन है, जैसे डस्ट के लिए अगर हम प्रोन है, हम अगर कोई स्मेल के लिए, पर्टिकुलर स्मेल के लिए अगर प्रोन है, या फिर कोल्ड क्लाइमेट के लिए अगर हम प्रोन है, तो ये सभी को हम अवॉइड करेंगे।
जितना हो सके, तो हमें कोल्ड कफ नहीं पकड़ेगा, हमें एलर्जिक राइनाइटिस नहीं होगा, तो ये हमारा क्रॉनिक नहीं बनेगा और अस्थमा से हमें मुक्ति मिलेगी। हम फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल का उपयोग करेंगे। हम ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, कीवी, वाटरमेलन, लेमन वो इसका उपयोग नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हमारा एलर्जी को ट्रिगर करता है, अस्थमा को ट्रिगर करता है, तो हम ये सभी आइटम का उपयोग नहीं करेंगे। हम कुकम्बर, टमाटो को इन द रॉ फॉर्म नहीं लेंगे, सलाद फॉर्म में नहीं लेंगे, करी फॉर्म में ले सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल का उपयोग करेंगे, हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का उपयोग करेंगे, लेकिन जो जो फ्रूट मैंने बोला है ना लेने के लिए, वो फ्रूट आपको नहीं लेना है। हम वो सूप ले सकते हैं, गरम गरम खाना ले सकते हैं, तो जिससे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होके रहेगा। अगर कोल्ड सीजन में, ये अस्थमा क्या होता है, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, तो हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा बॉडी को कवर करके रखेंगे, वार्म क्लोथ्स वेयर करेंगे, स्वेटर्स वेयर करेंगे, तो हमें टेम्परेचर हमारा लो नहीं रहेगा, क्योंकि विंटर सीजन में बलगम बहुत ज़्यादा बनता है। वैसे तो ये अस्थमा पेशेंट को विंटर सीजन में, कोल्ड सीजन में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है। तो अगर हम यही प्रिवेंटिव करेंगे, हम शुगर आइटम से दूर रहेंगे, जितना हो सके हम शुगरी आइटम नहीं लेंगे, फ्राइड आइटम से दूर रहेंगे, हम मैदा से दूर रहेंगे, तो हमें अस्थमा जैसी बीमारी से प्रिवेंटिव मिल सकता है। अगर हमें अस्थमा हो गया है दोस्तों, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे? ये हमारा होम्योपैथी है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करता है। हम होम्योपैथी को, अस्थमा को परमानेंटली ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है, फास्ट काम करता है, इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि हम होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर देते हैं, उनका जो पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स को देख के, उनका फिजिकल सिम्टम्स को देख के, उनका कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, जिससे आपका इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपरली हो सके और आपको आपका मेडिसिन सिलेक्शन प्रॉपर हो सके और ये अस्थमा जैसे गंभीर बीमारी से आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सके। मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों। आप कोई भी मेडिसिन चलाए, इस मेडिसिन को अगर आप चला लेते हैं तो आपको अस्थमा से बहुत जल्दी मुक्ति मिल सकती है। मेरी मेडिसिन में मैं एक कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। उस कॉम्बिनेशन में हम 4 मदर टिंचर का ऐड करेंगे। उस मदर टिंचर में हमारा पहला मदर टिंचर रहता है आस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। आस्पिडोस्पर्मा को हम हमारा लंग्स का टॉनिक बोलते हैं। वो बहुत ही अच्छा काम करता है लंग्स को डेवलप करने में, लंग्स को हेल्दी बनाने में। तो हम इस कंडीशन में, अस्थमा कंडीशन में, हमारा जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है उसमें हम आस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर लेंगे। हमारा दूसरा मेडिसिन है दोस्तों ब्लाटा, ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा अस्थमा के लिए ही मेडिसिन है। उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हमारा बलगम फॉर्मेशन होता है, येलोइश बलगम होता है, खांसी बहुत ज़्यादा होता है। हम अस्थमा का कंडीशन के लिए ब्लाटा चलाते ही चलाते हैं, तो हम इस कॉम्बिनेशन में ब्लाटा का ऐड करेंगे। हमारा थर्ड मेडिसिन है दोस्तों ग्रांडिलिया मदर टिंचर। ग्रांडिलिया में भी बहुत ज़्यादा खांसी होता है, बलगम का सिक्रेशन बहुत रहता है, स्टिकी बलगम बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम इस कंडीशन में, हम इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में ग्रांडिलिया का मदर टिंचर का ऐड करेंगे। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सेनेगा। सेनेगा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हमारा ओल्ड एज का अस्थमा के लिए। अगर ओल्ड एज में अस्थमा है तो सेनेगा बहुत अच्छा काम करता है। तो हम इस मदर टिंचर कंडीशन में, कॉम्बिनेशन में हमारा सेनेगा मदर टिंचर का ऐड करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों ये 4 मदर टिंचर। ये 4 मदर टिंचर को आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से खरीद के लाना है एंड ईच मदर टिंचर से इक्वल क्वांटिटी का आपको लेना है एंड वही शॉप से आपको एक 100 ml का CCV लेके आना है, जिसके ऊपर एक ड्रॉपर लगा हुआ हो।
तो आपको इक्वल अमाउंट का आप 20 ml आप उस मदर टिंचर 4 मदर टिंचर को लेके आइए। 20 ml को उस जो खाली 100 ml शीशी है उसमें ईच मेडिसिन का 20 ml आप उसमें भर दीजिए। आपका 80 ml भर जाएगा और 20 ml खाली रहेगा। उसको अच्छी तरह से हिला दीजिए और आपका हो गया आस्थमा कॉम्बिनेशन रेडी। उस कॉम्बिनेशन से आपको 20 ड्रॉप्स थोड़े से 10 ml गुनगुने पानी में आपको 20 ड्रॉप्स ऐड करना है और दिन में 4 बार खाली पेट में लेना है। अगर आप बच्चे हैं 10 साल से कम है तो 10 ड्रॉप्स 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप बड़े हैं तो दिन में 4 बार लीजिए। 20 ड्रॉप्स थोड़े से गुनगुने पानी में मिक्स करके खाली पेट में। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है और आस्थमा का जो इंटेंसिटी है, जो कफ हमारा जो बलगम बनने का जो इंटेंसिटी है उसको ये मेडिसिन कम करवाती है और आपको खांसी से मुक्ति दिलाती है। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप इस मेडिसिन को आप दिन में 4 बार करके चलाइए। इसके साथ दोस्तों हमारा एक मेडिसिन है सल्फर 30। सिर्फ आपको मॉर्निंग वंस लेना है, एक ही बार लेना है। सल्फर 30 को दिन भर में एक ही बार लेना है और सुबह के टाइम पे लेना है। मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो इमीडिएटली आप सल्फर ले सकते हैं ब्रश करने के 10 मिनट के बाद। सल्फर हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। जो हमारे बॉडी में जो एलर्जिक कंडीशन है उसको कम करवाने में उसको सल्फर का बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। तो मैं सल्फर लेने की आपको सलाह दूंगी। तो सल्फर 30 आप लीजिएगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। इसके साथ आपको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2, वो ऐसे पैक में आता है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 जिसमें ब्रीथलेसनेस लिखा हुआ होता है। आप उस मेडिसिन से 4 टैबलेट दिन में 4 बार लीजिएगा तो आपको ये जो आस्थमा है आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, आपका आस्थमा, आपका खांसी, आपका जो दमा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको एवरी 30 मिनट्स इंटरवल में भी आपको BC2 टैबलेट 4 टैबलेट आपको खाली पेट में, जैसे हम चॉकलेट लेते हैं चबा के आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ जो 20 ड्रॉप मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है आपको एवरी 30 मिनट्स में आपको रिपीट करते रहना है 2 आवर तक। तो धीरे धीरे जो इंटेंसिटी आपका रहता है वो कम हो जाएगा। देन उसके बाद आप उसका डोजेस 3 बार या 4 बार कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से आपका होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको आस्थमा से बहुत जल्दी मुक्ति मिल सकती है। मैंने ये आस्थमा के बारे में डिटेल में आपको बताया, प्रिवेंटिव बताया, उसका कारण, लक्षण और कुछ मेडिसिन आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।